हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिवाइज करेंगे हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर 17 क्लास एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 17। देखिए वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से आपसे लगभग 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि एज यू हैव रेड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ऑक्सीजन is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, फैटी एसिड एटसेट्रा। यानी कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है सेल्स के द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के लिए, और इनके ब्रेकडाउन से हम एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म या फिर हम अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि हार्मफुल होती है और इसको बॉडी से रिलीज करना होता है, इसलिए it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। इसलिए CO2 हार्मफुल है तो इसलिए हमें सेल्स को लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है और जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, और इसी प्रोसेस को, इसी एक्सचेंज को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। देखिए दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, देखिए एटमॉस्फेयर में O2 है, देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये एक्सचेंज होती है CO2 में, CO2 प्रोड्यूस की हमारे सेल्स के द्वारा इसको पहुंचाया जाता है लंग्स तक और लंग्स के थ्रू ये बाहर चली जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग और कॉमनली बोलते हैं हम इसको रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उसकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करते हैं मेनली ऑन देयर हैबिटाट्स, कि ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स किस हैबिटाट में पाया जा रहा है, और ये डिपेंड करता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि अगर हम स्पंज की बात करें, सिलेंट्रेट्स की बात करें, फ्लैटफॉर्म्स की बात करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का CO2 से एक्सचेंज होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। मतलब इनकी सरफेस से डायरेक्टली O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ गई और यहाँ जो CO2 प्रोड्यूस है इनकी बॉडी सरफेस से ही बाहर चली जाती है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज करता है अपने मॉइस्ट क्यूटिकल का, और जो इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के पास होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स, और ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। देखिए कुछ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गिल्स, ये पाए जाते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस में। उसके अलावा कुछ वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लंग्स, और ये पाए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर गैस के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर वेस्कुलराइज्ड बैग लंग्स के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखिए अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट जैसे कि फिश यूज करता है गिल्स का। उसके अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स ये रेस्पायर करते हैं थ्रू द लंग्स। एम्फीबियंस अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो इसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आपने 3 तरह का रेस्पिरेशन पढ़ा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए हमारे पास एक पेयर नोस्ट्रिल्स होती है जो कि एक्सटर्नली ओपन होती है अबो द अपर लिप। देखिए और एक्सटर्नल और जो नोस्ट्रिल होती है ये लीड करती है, पहुंचती है नेजल चैम्बर तक थ्रू द नेजल पैसेज।
मतलब हमारे जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, इसके बाद आता है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद आता है नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर के बाद आता है नेजल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, और हम जानते हैं कि फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर। देखिए फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में इनटू द ट्रकिया। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम लैरिंग्स को बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है इसको। देखिए ड्यूरिंग स्वेलोविंग, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं उस दौरान ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ग्लॉटिस को एक ढक्कन के द्वारा, एक फ्लैप के द्वारा कवर कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस, ताकि फूड लैरिंग्स में इंटर न कर जाए, मतलब फूड को लैरिंग्स में इंटर करने से ये प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया का स्ट्रेट ट्यूब है, ये एक्सटेंड करती है अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, और मिड थोरैसिक कैविटी मतलब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाती है। इस तरह से ट्रैकिया है, और ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, और ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, और ब्रोंकाई में रिपीटेड डिवीजन होते हैं टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद उनमें डिवीजन होता है, ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एक ये ट्रैकिया, उसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स ये सपोर्टेड होते हैं बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। तो आपको इनकम्प्लीट याद रखना है कि कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, कुछ इस तरह से होती है। कौन कौन? ट्रैकिया, कहाँ से? ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। देखिए ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वैक्सीन। देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल से इस तरह से ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्व्यूलाई। तो ये है हमारा एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई देखिए लंग की डिफिनेशन क्या है कि लंग्स, लंग्स किसको बोलेंगे हम लोग? द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलाई कंप्राइज द लंग्स। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई के नेटवर्क को, ब्रांचिंग नेटवर्क को हम बोल देंगे लंग्स। हमारे पास दो लंग्स होते हैं और इनके ऊपर कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड प्लूरा की कवरिंग होती है, और इन देखिए ये आपका लंग्स है। तो लंग्स में दो लेयर पाई जाती हैं, एक लेयर तो बिल्कुल लंग्स के क्लोज होती है, इसमें चिपकी होती है, और दूसरी ये बाहर वाली है। तो एक हो गया जो अंदर वाले, इसको बोलेंगे हम लोग इनर प्लूरा, और जो बाहर वाली है इसको बोलेंगे हम लोग आउटर प्लूरा, और इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूइड बुलाया जाता है, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। जो आउटर प्लूरा होता है ये, द आउटर प्लूर मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कंटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। देखिए थोरैसिक लाइनिंग के बिल्कुल कंटेक्ट में होता है, वेयरएज द इनर प्लूरा, जो इनर प्लूरा होता है ये कंटेक्ट में होता है लंग सरफेस के। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया एपिग्लॉटिस, दिखाया गया लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके अलावा ब्रोंकस दिखाया गया, लंग्स आपको दिखाया गया, प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाई गई, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा, और इनके बीच में फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, आपको ब्रोंक्यूल दिखाया जा रहा है, और ब्रोंक्यूल के जो टर्मिनल एंड होता है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, वहां पे आपको दिखाया जा रहा है एल्व्यूलाई। देखिए एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक
जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग पार्ट। और जो एल्वियोलाई होता है और इनकी जो डक्ट्स होती है ये कंप्राइज करते हैं या इनको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं इनका काम होता है एयर को ट्रांसपोर्ट करना, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करना टू द एल्वियोलाई। और क्या करते हैं, देखिए पहला काम ये हो गया। दूसरा काम है क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करते हैं एयर को। और क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइज करते हैं एयर को। आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर करते हैं। तो 3 हो गया इनके काम। देखिए एक्सचेंज पार्ट का क्या काम होता है, ये एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो दोनों का काम समझ लीजिएगा, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम है एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करना एल्वियोलाई तक, इनको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना और इनके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाना। एक्सचेंज पार्ट का काम होता है ये ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन कराना बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। देखिए लंग हमारा सिचुएटेड होता है इन द थोरैसिक चैम्बर में। और जो थोरैसिक चैम्बर है ये एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। जो हमारा थोरैसिक चैम्बर होता है ये फॉर्म होता है डोर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm। देखिए इसका एनाटॉमिकल सेटअप कुछ इस तरह से होता है, थोरैक्स का कुछ इस तरह से होता है। is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, pulmonary cavity। कह रहे हैं अगर थोरैसिक या थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगा लंग्स पर। मतलब अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। कह रहे हैं ऐसा अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए इसेंशियल है क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को हम अल्टर नहीं कर सकते। देखिए अब हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में आपको 5 स्टेप पढ़ने हैं। देखिए पहला स्टेप है आपका ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। पहला स्टेप है कि एटमॉस्फेयर से एयर को लंग तक पहुंचाना और जो CO2 प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकालना। फिर क्या होता है कि लंग के सरफेस पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है कि ब्लड के थ्रू गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यू तक। टिश्यू के साइड पे ब्लड और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ टिश्यू में उसको बाहर निकाल ब्लड में डाल दिया जाता है और जो ऑक्सीजन लाया गया है ब्लड के थ्रू उसको टिश्यू तक पहुंचा दिया जाता है। ये हमारा हो गया चौथा स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिर जो टिश्यू है ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा और जो कैटाबोलिक रिएक्शन होगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, फिर इसको ब्लड के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा आपके लंग्स तक, फिर लंग्स के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग में 2 स्टेज होती हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में हम एटमॉस्फेरिक एयर को हम इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन वो स्टेज है जिसमें हम एल्वियोलर एयर को हम रिलीज करते हैं या हम बाहर निकालते हैं। देखिए जो मूवमेंट होता है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जो एयर का मूवमेंट हो रहा है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, लंग्स के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर में डिफरेंसेस होते हैं, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर और लंग्स के जो प्रेशर होता है इसमें डिफरेंस होते हैं। इसकी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एयर का मूवमेंट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ होता है। इंस्पायरेशन तब होगा जब हमारे लंग्स का प्रेशर या इंट्रा, इसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में लेस होगा। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन तब होगा जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। तो प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर गैस का डिफ्यूजन हो जाएगा। देखिए डायफ्राम और कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसके पीछे होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, उसके अलावा होती है इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो आपको दो ही पढ़ने, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। ये प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। देखिए इंस्पायरेशन की शुरुआत कैसे होगी। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, और जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो नॉर्मल शेप इसका डोम शेप्ड होता है, और जब डायफ्राम कंट्रैक्ट किया तो इसका शेप ये फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम, थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ गया। और हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम बढ़ता है ये रिफ्लेक्ट होता है लंग्स पर। तो हम जानते हैं, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये आपने पढ़ा होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, और हम जानते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज कर गया, मतलब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज कर गया और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो जो बाहर की एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेशन, which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis। anteroposterior axis पर ये thorax के वॉल्यूम को ये बढ़ा देगा, thoracic चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। तो प्रेशर का जो प्रेशर डिक्रीज हो गया, जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो बाहर की एयर है, बाहर की एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। चलिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, ये क्या करती है, जब इनका कंट्रैक्शन होगा तो ये रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ उठा देंगी, लिफ्ट कर देंगी, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। thorax की वजह से dorsoventral axis पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और जब dorsoventral axis पर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया मतलब ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। जब ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो जो बाहर की हवा है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary वॉल्यूम, और pulmonary वॉल्यूम बढ़ा। देखिए एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs। और इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इंस्पायरेशन। जब इनका रिलैक्सेशन होगा, जब डायफ्राम रिलैक्स करेंगे तो इनका शेप कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल भी जब रिलैक्स करेंगी डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, क्योंकि नॉर्मल अपने नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच गए, और जब नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच गए तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। और जब हम जानते हैं कि अगर थोरेक्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज कर गया। देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, और जब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर गया, और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर गया तो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो गया, तो जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेशन। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग एन एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, और इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सपायरेशन। देखिए हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में कुछ मसल्स पाई जाती हैं, उनकी हेल्प से हम जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ की एबिलिटी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम एक हेल्दी मैन की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में ये 12 से 16 बार इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, मतलब रेस्पायरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। देखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूज ऑफ स्पायरोमीटर। कह रहे हैं स्पायरोमीटर का यूज करके हम कितनी एयर हम अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम पल्मोनरी फंक्शंस का हम असेसमेंट कर सकते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं।
देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो एयर का वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, और ये होता है लगभग 500 ml। इस तरह से एक हेल्दी मैन 1 मिनट में 6000 से लेकर के 8000 ml एयर पर मिनट। देखिए 500 इंटू अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा लगभग 6000। अगर हम 500 गुणे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 8000 ml। तो 6 से 8 लीटर हम एयर 1 मिनट में इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि हम फोर्स लगा करके जितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं इस वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, तो ये होता है लगभग 2500 ml से 3000 ml। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक पर्सन फोर्स लगा करके जितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है इसी वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और ये होता है लगभग 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रह जाता है, कुछ बचा रह जाता है, इस वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है लगभग 1100 ml से 1200 ml। देखिए इन वॉल्यूम्स को हम ऐड करके हम अलग अलग पल्मोनरी कैपेसिटीज निकाल सकते हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने में। तो पहले हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि एक पर्सन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है उस वॉल्यूम को बोलते हैं या उस कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने किया तो टाइडल वॉल्यूम आपने निकाल दिया, उसके अलावा आप कौन सी वॉल्यूम लेंगे, टाइडल वॉल्यूम लेंगे, उसके अलावा फिर आप फोर्स लगाएंगे तो आप लेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after a normal expiration. These include tidal volume and inspiratory reserve volume, टीवी प्लस IRV। अगला हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व। देखिए अगर आपको डिटेल में अच्छे से इसकी ट्रिक समझना है तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इस पे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर को ये फोर्सिबली बाहर निकाल सकता है उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, और ये होता है दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में जितनी वॉल्यूम बची रह जाती है उस वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए चलिए अगले हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर पोस्ट एक्सपायरेशन। पोस्ट एक्सपायरेशन के बाद आप जितने भी एयर का वॉल्यूम आप ब्रीथ कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उसी वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। देखिए अगर आपने फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिया तो सबसे पहले आप कौन सी वॉल्यूम लेंगे, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद आप लेंगे टाइडल वॉल्यूम, फिर आप लेंगे आपने जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाली थी उसको लेंगे, फिर उसके बाद आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेंगे, और जब फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेंगे तो आप लेंगे उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस तरह से वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ERV प्लस टीवी प्लस IRV। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट कर सकता है उसी वॉल्यूम को या उसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब पोस्ट इंस्पायरेशन के बाद आपके लंग्स में जितना भी एयर का वॉल्यूम होगा उस टोटल वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ पोस्ट इंस्पायरेशन, और ये होता है RV। आप चारों को जोड़ दीजिए, देखिए टीवी
प्लस IRV प्लस ERV, उसके बाद आपने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन चारों को आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। चलिए अब समझते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। देखिए जो गैस के एक्सचेंज जो प्राइमरी साइट होती है वो है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के ही साइट पर इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्व्यूलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज इन द साइट्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ इनका डिफ्यूजन होता है, और ये डिपेंड करता है मेनली ऑन द प्रेशर और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। मतलब जो डिफ्यूजन का रेट है ये तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है। एक तो आपका हो गया प्रेशर और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज, और जो तीसरा है आपके पास है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब अगर कई सारी गैस का मिक्सचर है उसमें एक गैस जितना प्रेशर लगा रही होगी उस प्रेशर को बोलेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के लिए PO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं PCO2 से। आपको यहाँ पे एक टेबल में दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन। टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन का मतलब पहली जो साइड है वो है बिटवीन द एल्व्यूलाई एंड ब्लड, और जो दूसरी साइड है वो है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो बताइए पहले हम प्रेशर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ डेटा दिया गया है। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्व्यूलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। देखिए आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया गया है रेस्पिरेटरी गैस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो है 159, एल्व्यूलाई में होता है 104, मतलब 104। वही कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में आपको दिया गया 0.3, एल्व्यूलाई में 40, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यू के साइड पर 45। तो देखिए जो गैस का मूवमेंट होता है वो होता है हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से जाएगी एल्व्यूलाई में ब्लड में, और देखिए जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गया तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95 mmHg। तो यहाँ से जाएगा ये टिश्यू की साइड पर 40 है तो ऐसे चला जाएगा। अगर हम टिश्यू साइड पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, तो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो डिफ्यूज करेगी टिश्यू टू ब्लड। देखिए उसके बाद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्व्यूलाई में डिफ्यूज करेगी, और एल्व्यूलाई से ये एटमॉस्फेरिक एयर में आ जाएगी। तो इस तरह से एयर का मूवमेंट हो गया। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब फ्रॉम टिश्यू, देखिए फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्व्यूलाई। ऑक्सीजन का देखिए फ्रॉम एल्व्यूलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। ये फिगर में आपको दिया गया है कुछ पार्शियल प्रेशर दिया गया है आपको। देखिए एक्सपायर्ड एयर, यहाँ पे एल्व्यूलाई आपको दिखाया गया। एल्व्यूलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg। पल्मोनरी वेन आपको दिखाया है, सिस्टेमिक आर्टरी दिखाई गई है आपको, सिस्टेमिक आर्टरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है 95 mmHg, CO2 का है 40 mmHg, और यहाँ पे टिश्यू साइड पे आपको दिखाया गया है कार्बन का है पार्शियल प्रेशर ये है 45
और ऑक्सीजन का आपको दिखाया गया है 40 mmHg। देखिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लगभग 20 to 15 times higher होती है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of the O2, क्योंकि जो solubility होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपेरिजन में 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। देखिए जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है, इनमें होती है 3 मेजर लेयर्स। और कौन कौन सी लेयर होती है? पहली है थिन स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, उसके बाद है एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, और तीसरे जो लेयर है वो है बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। तो आप फिगर में यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में आपको दिखाया गया है, ये आपको एल्वुलाई दिखाई गई है, एल्वुलाई। एल्वुलाई में ये आपको दिखाया गया है एल्वुलर वॉल, ये आपको दिखाया गया है बेसमेंट सब्सटेंस, ये इपिथेलियम आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है बेसमेंट सब्सटेंस, ये आपको एंडोथेलियम दिखाया गया है। Therefore all the factors का मतलब तीनों फैक्टर कौन कौन से? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, प्रेशर और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके अलावा मैंने आपको बताया था थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर के मूवमेंट के लिए। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to the alveoli। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर O2 एंड CO2। CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड एक मीडियम की तरह काम करता है, और जो लगभग 97% ऑक्सीजन होती है ये ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय द आरबीसीज इन द ब्लड, और जो 3% ऑक्सीजन है ये कैरी की जाती है थ्रू द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। लेकिन नियरली 20-25% CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द आरबीसी, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस, और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया जाता है बाय द इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ये प्रेजेंट होता है आरबीसी में। ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ये फॉर्मेशन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। कह रहे हैं हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन ये प्राइमरी डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर कुछ दूसरे फैक्टर हैं जो कि इस बाइंडिंग में इंटरफियर करते हैं। देखिए अगर हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का ग्राफ प्लॉट करें विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलता है, और इस कर्व को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एटसेट्रा और बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिए अगर हम एल्वियोलाई की साइड पे देखें तो एल्वियोलाई की साइड पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो हाई होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेसर होता है। उसके अलावा टेम्परेचर लो होता है।
और ये फैक्टर, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये चारों फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। उसके अलावा अगर हम टिश्यू साइड पे देखें तो टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हायर होता है और टेम्परेचर यहाँ पर हायर होता है, और ये फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये फैक्टर्स फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को निकलवाने के लिए। और ये इस बात को इंडिकेट करते हैं, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू सरफेस। ऑक्सीजन लंग के सरफेस पर हीमोग्लोबिन से बाउंड करती है या बाइंड करती है, और टिश्यू के सरफेस पे और टिश्यू के लेवल पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए एल्वियोलाई के लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 104, और 104 mmHg पे देखिए सेचुरेशन कितना है, 100%। तो 100% ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन से। अब देखिए टिश्यू साइड पे देखिए जो टिश्यू साइड पे पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो है 40। इसका मतलब टिश्यू साइड पे लगभग 75% ऑक्सीजन बाइंड रहती है हीमोग्लोबिन से, मतलब 25% ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया, टिश्यू टिश्यू तक पहुंचा दिया गया। देखिए 100 ml जो ब्लड होता है ये कैरी करता है लगभग 20 ml ऑक्सीजन को। उन 20 ml देखिए ये है आपका 100% सेचुरेशन, और जब टिश्यू लेवल पे पहुंचा तो टिश्यू लेवल पे बाइंड हो जाती है 75%। इसका मतलब 25% ऑक्सीजन को रिलीज कर दी गई टिश्यू के लेवल पर। तो 5%, 25% कितना हो जाएगा इसका, 25% जो है 5 ml। इसका मतलब 5 ml। देखिए यहाँ से देखिए ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लगभग 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है। तो ये आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, लगभग कितना 20 to 25%। और ये जो बाइंडिंग होती है रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर फैक्टर है जो कि इस बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। देखिए टिश्यू के साइड पर when partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs। टिश्यू के साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो इस लेवल पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा ब्लड से, आरबीसी से। अगर हम बात करें whereas when the partial pressure of carbon dioxide low and partial pressure of oxygen is high at as in the alveoli, तो इस जगह पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से डिसोसिएट कर जाएगी। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। जब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो गए ये पहुंचा दी जाएगी लंग्स तक, और लंग्स के थ्रू इसको बाहर निकल दिया जाता है। देखिए आरबीसीज कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
और कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कुछ अमाउंट तो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड किया और बाइंड करने के बाद बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3, और इसको कैटलाइज करने वाला एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और जब H2CO3 ये टूटता है HCO3 माइनस और H प्लस में, इसको भी कैटलाइज करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब देखिए यहाँ पे एट द टिश्यू साइड पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म। CO2 डिफ्यूज करती है ब्लड में, ब्लड आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्मेशन करती है SCO3 माइनस डाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। देखिए यहाँ पे CO2 वाटर से बाइंड करने के बाद बनाया कार्बोनिक एसिड से बनाएगी SCO3 माइनस प्लस H प्लस। देखिए जब ये एल्वियोलर साइड पर पहुंचते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है और ये रिएक्शन अपोजिट कर जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट कर जाती है और फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ से अब ये रिएक्शन अपोजिट चली जाएगी SCO3 माइनस प्लस H प्लस। ये कहाँ होगा, ये काम होगा एट द साइट ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की साइड पर। और ये जो काम हो रहा था ये काम हो रहा था एट द साइट ऑफ टिश्यू। तो बनेगा इससे H2CO3 से बनेगा CO2 और वाटर। और ये जो CO2 है ये लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ये एक्सपायरेशन के दौरान ये बाहर निकल जाएगी। At the alveolar site where partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to the formation of CO2 and H2O. The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. CO2 को ट्रैप किया गया टिश्यू साइड पे एज द बाइकार्बोनेट आयन, फिर उसको पहुंचाया जाता है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में फिर वही रिएक्शन अपोजिट होती है, ये जो CO2 है इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। वहां हमने पढ़ा था कि हर 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को। और यहाँ पढ़ेंगे कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई को। चलिए हम रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के बारे में समझते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। कह रहे ह्यूमन बींग्स पास ये खासियत है कि वो अपने रेस्पिरेटरी रिदम को वो मॉडरेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू के डिमांड के हिसाब से उसको वो मॉडरेट कर सकता है। और इसको किया जाता है हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। देखिए मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला रीजन में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए। उसके अलावा दूसरा सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन में, अनदर सेंटर इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। और इस रीजन को बोलते हैं हम लोग, या इस सेंटर को बोलते हैं हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस सेंटर का नाम है, यहाँ पे जो सेंटर है इसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जो पोन्स रीजन में जो सेंटर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखिए ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को ही मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। देखिए जो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 सेकेंड, और जो एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 सेकेंड। तो देखिए अगर ये इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, पहले हम 12 बार रेस्पिरेशन कर रहे थे 1 मिनट में, इसका मतलब ड्यूरेशन था इसका 5 सेकेंड टोटल। अब देखिए अब हो गया ड्यूरेशन, मान लीजिए 1 सेकेंड हो गया तो ये ड्यूरेशन हो गया 4 सेकेंड। तो इस तरह से अब अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रेस्पिरेशन 15 टाइम्स पर मिनट। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेक्टर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अल्टर का मतलब यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी रेट को ये इंक्रीज कर देगा क्योंकि ड्यूरेशन कम हो रहा है। उसके अलावा तीसरा हमारे पास है कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू द
रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे है हमारा, मेडुला में। मतलब ये भी जो कीमोसेंसिटिव एरिया ये भी मेडुला में प्रेजेंट है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होगा, increase in these substances can activate this center which in turn can signal the rhythm center। कह रहे हैं इन सेंटर को, कीमोसेंसिटिव एरिया को ये एक्टिवेट कर देंगे और कीमोसेंसिटिव एरिया ये सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि जल्दी से इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाला जाए। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। उसके अलावा है हमारे पास रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द aortic आर्च। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि aortic आर्च और कैरोटिड आर्टरी से एसोसिएटेड होते हैं। ये कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन में अगर कोई भी चेंजिंग होगी, इनके कंसेंट्रेशन में कोई भी बदलाव होगा, तो इसको ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ये सिग्नल सेंड करते हैं, सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। फिर वही होगा कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसी तरह से इनको एलिमिनेट करेगा, तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कंट्रोल हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। चलिए अगला है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता है, या फिर क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही न के बराबर होता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जब हम इनके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, पहला आपके पास अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग करने में दिक्कत होती है पेशेंट को, और ये व्हीजिंग करता है, घरघराने की आवाज़ आती है जब सांस लेता है। तो एम्फाइसेमा, पहला आपका है अस्थमा, दूसरा आपके पास एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो एल्वुलर वॉल होती है डैमेज हो जाती है, और जब एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। और इसका जो सबसे मेजर कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग। ये भी आपसे नीट में पूछा गया है, सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज। अगला है हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, या फिर इसको बोलते हैं OLD, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज। लेकिन इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज की बात कर लें, जैसे कि ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, इसमें बहुत हाई अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो पूरी तरह से कोप नहीं कर पाता है, पूरी तरह से इनसे लड़ नहीं पाता है सिचुएशन से। इससे क्या होता है, अगर लंबे एक्सपोजर तक, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। अगर लंबे समय तक कोई पर्सन इन इंडस्ट्रीज में काम करता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। और इन इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनको पहनना चाहिए वियर प्रोटेक्टिव मास्क। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।